हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मेंटेनेंस केस का उदाहरण लेकर के बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद आप अपने मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस को कैसे कम करवाना है, मेंटेनेंस को कैसे खत्म करवाना है और आपके लिए बेहतर रणनीति क्या होगी, सब कुछ जान पाएंगे। तो आखिरी तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की लीगल जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहें। देखिए, एक मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ, हम बात कर रहे हैं वहां की जहां पे आपका प्लेस डिफरेंट है और लड़की का प्लेस डिफरेंट है। यानी उस केस को अटेंड करने के लिए आपको 200 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर या उससे भी ज्यादा जाना पड़ता है। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना पड़ता है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी पे ये वीडियो है। देखिए, ऐसा होता है कई बार आपके ऊपर केस हो गया, आपकी जानकारी में होता है कि आपके ऊपर एक मेंटेनेंस का केस हुआ है 144 BNSS में। अब उसमें लड़की ने मेंटेनेंस मांगा है और अगर बच्चा है तो बच्चे की तरफ से भी उसने मेंटेनेंस मांगा है। अब कई बार इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि साहब आप अपना समन जो है वो रिसीव मत करो। आप एक बार रिसीव नहीं करते, 2 बार रिसीव नहीं करते, 3 बार रिसीव नहीं करते। कई बार होता है मीनवाइल आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है या फिर ईमेल पे आ जाता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक समनिंग का भी BNSS में आ चुका है, यानी इलेक्ट्रॉनिक समनिंग की जा सकती है। तो कुछ एरिया जैसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक समनिंग की जाती है, कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक समनिंग को प्रैक्टिकल नहीं माना जाता, यानी ऑर्डर नहीं किया जाता उसके लिए। खैर व्हाटएवर, आपके पास कहने का मतलब समन आ ही जाएगा किसी भी माध्यम से। अब 2 डेट या 3 डेट या 4 डेट जो आपने खराब करी है और मान लेते हैं हर एक डेट के बीच में 1 महीने का गैप है, यानी आपने अपने 4-5 महीने ऐसे निकाल दिए। इन फ्यूचर जब कभी भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा तो वो तो उसी डेट से होगा जिस डेट पे लड़की ने एप्लीकेशन फाइल करी है। यानी आप केवल अपना एरियर बढ़ा रहे हो, पहली चीज। अब एरियर बढ़ा रहे हो दोस्तों, इस केस में ना 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है। पहली स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप इंटरिम तक जितना देर कर सको करो, जितनी लेट आप कर सकते हो करो, ताकि लड़की परेशान हो जाए और उससे पहले ही टूट करके आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लड़की ने अभी मेंटेनेंस का केस भी फाइल किया, 498 भी फाइल किया, ऑब्वियसली उसकी प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, चार्जशीट आने में भी 6 महीना, कई बार साल भर लग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक चार्जशीट वगैरह नहीं आती तो इतनी जल्दी होता नहीं है ऐसा कि लड़की टूट जाए, और समन आपको 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने बाद रिसीव करना ही पड़ता है, कोर्ट में जाना ही पड़ता है, अपना रिप्लाई लगाना ही पड़ता है। और मैक्सिमम मामलों में जहां आपके पास उसकी इनकम का प्रूफ नहीं है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर भी हो जाता है, और वो पहले दिन से होता है जब से केस फाइल हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है, इसमें लड़की कुछ समय के लिए परेशान जरूर होगी शुरू के 4-5 महीने, लेकिन एट द एंड वो जितना भी बर्डन होगा वो सारा का सारा एक साथ आपके सिर पे आएगा। साल भर बाद मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो सीधा सीधा अगर 10,000 रुपये महीने का ऑर्डर है तो 1,20,000 रुपये आपको एक साथ देने पड़ेंगे एरियर के। आपके ऊपर एरियर आ जाएगा और एरियर के बाद जो भुक्तभोगी है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, जब वो कोर्ट में जाके खड़े होते हैं तो प्रोसेसिंग नहीं होती, केवल पैसे पे बात होती है, इतना पैसा रुका हुआ है, दो, कभी वारंट इशू होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उसी में टाइम वेस्ट होता रहता है। अब इसमें दोस्तों दूसरी स्ट्रेटेजी यहां पे हो सकती है कि आप जितना जल्दी मेंटेनेंस केस को खत्म करेंगे उतना रिलीफ आपको मिलेगा। रिसेंटली अभी एक मेरा एक मामला था, पहाड़ों का लड़का है, तो उसमें 9 महीने के अंदर हमने मेंटेनेंस का केस खत्म कर दिया। करा कैसे? बहुत सिंपल तरीके से। मेंटेनेंस का केस आया, पहली डेट पे हम गए, अपेयर हुए, मीडिएशन करा दी। दूसरी डेट पे हम लोगों ने अपना जो रिप्लाई था वो फाइल कर दिया और एक 91 CRPC फाइल कर दी। तीसरी डेट पे उनको ऑब्जेक्शन आया और उसके बाद चौथी डेट पे 91 CRPC डिसाइड हो गई। पांचवी डेट पे हमने अपना एफिडेविट, इंटरिम का रिप्लाई सब कुछ दे दिया और छठी डेट पे इंटरिम का ऑर्डर हो गया। ओके, इसके बाद जैसे इंटरिम का ऑर्डर हुआ, लड़की का एविडेंस आया चीफ का, शायद एक डेट पे नहीं दिया उसने, दूसरी डेट पे दिया। जिस दिन उसने चीफ एफिडेविट दिया उसी दिन हमने उसकी क्रॉस कर दी। 2 गवाह उसने और दिए नेक्स्ट 2 डेट्स पे, और उनकी भी हमने सेम डे पे क्रॉस कर दी। और जैसे ही क्रॉस करते हुए हमने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई डिफेंस सबमिट नहीं करना, आप फाइल को सीधा आर्ग्यूमेंट पे लगा दीजिए, और फाइल सीधी आर्ग्यूमेंट पे आ गई। तो कुल मिला के जो 10-11 डेट लगी उसमें ही काम हो गया और पूरे मामले के अंदर 9 महीने का टाइम लगा, 9 महीने के अंदर जजमेंट आ गया। अब फाइनल जो भी ऑर्डर उसमें हुआ मेंटेनेंस का वो लड़के को पे करना है, लेकिन उसके ऊपर बर्डन नहीं है क्योंकि केस खत्म हो चुका है। अगर इंटरिम के बाद हम देरी करते तो लड़के का कोर्ट के अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। जब भी वो जाए, हाँ जी तुम्हारे तो 1 लाख रुपए पेंडिंग है, चलो जमा कराओ, नहीं कराते तो चलो कटघरे में खड़े हो जाओ, तुम्हें जेल भेज देंगे। कुछ ना कुछ लड़के को हर डेट पे कभी 25,000, कभी 50,000, जो भी एरियर में से देना चाहे वो देना पड़ता है। और कई बार तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कोर्ट कि पूरा का पूरा भी एक साथ देना पड़ जाता है। तो फायदा क्या मिल रहा है? अब क्या हुआ, केस हो गया खत्म, फाइल चली गई रिकॉर्ड रूम में। अब केस तो है ही नहीं, अब फाइल चली गई रिकॉर्ड रूम में, लड़की को पैसा मिल नहीं रहा है, कागजों में तो ऑर्डर हो गया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। अब लड़की को एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा। यहां पर आप डीलर टैक्टिक्स लगा सकते हैं कि भाई आप जितना, क्योंकि देखो पूरा मामला चल गया,
उसके बाद अब उसे पैसा नहीं मिला, 6 महीने नहीं मिलेगा, 7 महीने नहीं मिलेगा, तो वो उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइल करेगी। एग्जीक्यूशन फाइल करने में उसको एक अलग से केस फाइल करना पड़ेगा। अब इसकी समनिंग होने में आपको टाइम लगेगा। फिर आप जो पैसा देंगे वो एग्जीक्यूशन में भी ऐसा नहीं है कि एक साथ आके पूरा का पूरा दे देंगे। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को रियलाइज होगा कि कोर्ट में आकर के पैसा लेना इतना आसान नहीं है, और आप भी हैरेसमेंट से बच गए। लेकिन जनरली हमने देखा कि लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस केस में सोचते हैं मैं टाइम लगाऊंगा, तो शुरू में 8-10 महीने खींच देते हैं केस को। वो केस उतना खिंचता है, आपका एरियर पूरा एक साथ जुड़ जाता है। और जब इंट्रीम हो जाता है उसके बाद भी आपने देखा ही होगा, बहुत से स्टेट हैं जहां पे 4-4, 5-5 साल से मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं। तो लड़के की जो सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है उस केस की वजह से होती है। जो उसे केस में बार बार अपियर होना है, बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से होती है। तो कुल मिला के मेंटेनेंस का कोई भी केस हो, 125 सीआरपीसी हो, डीवी एक्ट हो या कोई और हो, आपको इस केस को जितना जल्दी समाप्त हो जाए, समाप्त करके ही फायदा है। आपका एक तो केस आपके ऊपर से हट गया, आपका आना जाना खत्म हो गया, दूसरा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर जगह केस 9-10 महीने में ही खत्म हो जाए। कई जगह पे प्रोसीडिंग्स पे टाइम भी लगता है, कुछ स्टेट है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितना जल्दी आपको हो। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ भी हर केस 9 महीने में खत्म हो जाता है, किसी में 1 साल भी लगता है, किसी में 1.5 साल भी लगता है, अगर बहुत जल्दी भी हम चलाते हैं। और अगर देरी करनी है तो वो तो फिर आप सब जानते हैं, 4 साल चला लो, 5 साल चला लो, देरी तो कितना ही खींच सकते हो आप। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, जल्दी निपटाने के तरीके जानें और उसको फॉलो करें, तो आप 1 साल से 2 साल के भीतर भीतर अपना केस बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप अच्छे से समझे होंगे और अपने मामलों में इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।